जो हमारे इंडिया के नेबर हैं, श्रीलंकन कंट्री, एक जजीरा नमा देश है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वहाँ पे इसी लैंग्वेज को लेके। जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा था, लैंग्वेजेस के ऊपर कितने डिस्प्यूट्स चल रहे थे, फ्रेंच और बाकी लैंग्वेज बोलने वाले। और श्रीलंका में भी एक ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेजेस की, और इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया और अपने देश को किस कगार पे लेके खड़ा किया, हम आज उसी को स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने पूरे टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज हम इसके अंदर स्टडी क्या करने वाले हैं। इस श्रीलंका के अंदर पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कि बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ श्रीलंका, कि बुनियादी इतलात श्रीलंका के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका में क्या क्या था, कैसा है, कहाँ पे है, उसके बाद प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या अराइज हुई, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी उनका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पे मोस्टली इम्पैक्ट हम ले रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑन द तमिल पॉपुलेशन, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पॉपुलेशन जो थी, एथनिक कंपोजिशन, वो भी बेल्जियम की तरह बड़ा कॉम्प्लेक्स था। कि यहाँ भी श्रीलंका में भी कम्युनिटी मोस्टली दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो बुद्धिस्ट हैं, मोस्टली मैक्सिमम बुद्धिस्ट, ज़्यादा तादाद उनकी है, ज़्यादा लैंग्वेज सिन्हाला वो बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हैं ये तामिल्स। और सिन्हाला लैंग्वेज को जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अनड्यू सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो तामिल्स के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसका हम देखेंगे कि वो फ़र्क क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा उस चीज़ का हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि वो फ़र्क तो पड़ा इन तामिल्स के ऊपर, क्या तामिल्स ने कोई रिएक्शन किया भी अपनी इस प्रॉब्लम को लेके या नहीं, अगर रिएक्शन किया तो कैसे किया। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5वें नंबर पे, अगर तामिल्स ने रिएक्शन किया पॉपुलेशन ने अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, तो ये देखेंगे क्या सरकार का रिएक्शन इन लोगों के ऊपर क्या रहा। कि अगर तमिल लोगों ने अपनी डिमांडें डाली सरकार के सामने तो क्या सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि कंक्लूजन, फाइनली हमने क्या पाया श्रीलंका में, क्या देखा, क्या मिला हमें। तो आइए थोड़ा हम श्रीलंका की नॉर्मल स्टडीज की इंफॉर्मेशन की जानने की कोशिश करेंगे। कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक जजीरा नमा देश है, जजीरा नमा मुल्क है ये, कि फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है और इसकी पॉपुलेशन है अबाउट 2 करोड़ के करीब करीब। इतना मान लीजिए कि हमारी हरियाणा स्टेट जो हिंदुस्तान की है उसके करीब करीब इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। और श्रीलंका क्या है कि एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, मुस्लिम्स भी, हिंदूज भी और क्रिश्चियंस भी। 1% के करीब क्रिश्चियंस है, 1 या 7% के करीब आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, मोस्टली 7% के करीब होंगे। और दूसरा है कम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम की तरह यहाँ का भी एथनिक कंपोजिशन थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप है, यहाँ भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कल्चरल पैटर्न लोगों का थोड़ा अपना अपना। तो पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, श्रीलंका कब वजूद में आया, क्या था, उससे आगे कैसे बढ़ा, उसकी स्ट्रेटजीज क्या रही। तो पहले हम ये देखेंगे कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। 1948 में श्रीलंका एक आज़ाद देश बना और इसका जो गवर्नमेंट सेटअप बना दैट वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि डेमोक्रेसी तो थी बट द गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। गवर्नमेंट सरकार जो वहाँ पे थी, डोमिनेंस जो था वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का था। कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, एक मेजॉरिटी में है, दूसरी उससे माइनॉरिटी में, उसके बाद भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अपनी परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा डोमिनेंस किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी का नहीं है। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ पे डोमिनेंस जो था, दबदबा जो था, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जो रोबदाब रहता,
वो बड़ी कम्युनिटी का रहता, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। उसके बाद गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। लेकिन सरकार ने भी श्रीलंका में के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, इस मेजॉरिटी कम्युनिटी को सरकार ने अनड्यू सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एक सुप्रीमेसी बना दी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि ये सिन्हाला जो है, सिन्हाला लैंग्वेज है और सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा तादाद इन लोगों की थी और सरकार ने भी इसको एक सुप्रीमेसी के तौर पे आगे बढ़ा दिया। अब इतनी कंपोजिशन क्या है श्रीलंका के अंदर? श्रीलंका के अंदर हमारे पास 74% लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, लेकिन लैंग्वेज भाषा सिन्हाला बोलते हैं। वो 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं और इन 18% में 13% लोग वो हैं जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन नेटिव्स, जो वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े और वहीं पे रह रहे थे। और इन्हीं 18% में से 5% इंडियन तमिल्स हैं। ये वो हिंदुस्तानी तमिल्स हैं जो हिंदुस्तान से चले गए थे श्रीलंका में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। और इसी पे 7% लोग ऐसे हैं जो दोनों सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं, और लेकिन वो है क्रिश्चियन। और 1% लोग वो हैं जो अनस्पेसिफाइड कम्युनिटीज हैं, जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी तादाद 1% है। अब ये इतनी कंपोजिशन मैप पे आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स किस किस एरिया में रह रहे हैं, इंडियन तमिल्स कौन से एरिया में रह रहे हैं। ये सिर्फ तमिल्स का डाटा थोड़ा दिया हुआ है कि ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों के साथ ही हुई थी और इन्हीं लोगों ने आगे जाके कौन से स्टेप्स उठाए और कौन से नहीं उठाए, फिर सरकार ने इनके साथ क्या किया। यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स इन श्रीलंका। ये वो रेशियल ग्रुप्स हैं जो श्रीलंका के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी, कैसे हुई। पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। पहली प्रॉब्लम तो वहाँ पे ये थी कि सरकार जो थी, सरकार में डोमिनेंस ज़्यादा मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का था, जो बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट कम्युनिटी का ज़्यादा डोमिनेंस था सरकार के ऊपर। दूसरा नंबर पे सरकार के ऊपर डोमिनेंस इनका था, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसी डोमिनेंट सरकार ने क्या किया, उसने कुछ लॉज ऐसे बनाए जिनसे फेवर होने लगा किसका, मेजॉरिटी कम्युनिटी बुद्धिस्ट का। जो बुद्धिस्ट लोग थे ज़्यादा सरकार उन्हीं को फेवर कर रही थी। In 1956, an act making Sinhala an official language of Sri Lanka. 1956 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट में सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल भाषा के तौर पे लाया गया। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और थी चौथे नंबर पे कि गवर्नमेंट फेवर सिन्हाला बुद्धिस्ट इन जॉब्स एंड एडमिशंस इन द कॉलेजेस। कि नौकरियों के लिए भी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी यही सिन्हाला बोलने वाले बुद्धिस्ट लोग जो थे, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फेवर किया जाता, उन्हीं लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती, चाहे नौकरी के लिए हो या एडमिशन के लिए हो। ना कोई बहाना, कोई फॉर्मेलिटी उनके लिए नहीं होती थी ज़्यादा, ना कुछ और जैसा बाकी कम्युनिटीज़ के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो प्रेफर्ड फर्स्ट टू गिव जॉब्स, उन्हीं को पहला प्रेफरेंस दिया जाता जॉब देने के लिए, और बाकी प्रेफरेंस बाद में। अगर उनका कोटा पहले पूरा हो जाता सिन्हाला स्पीकिंग लोगों का, फिर जाके अगर कुछ बचता तो बाकियों के हिस्से में आता, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी नहीं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब जो आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी भी एक प्रिस्क्रिप्शन ये आई कि गवर्नमेंट जो भी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे, डोमिनेंट बुद्धिस्ट गवर्नमेंट है, भाई उनका ये दायित्व बनता है कि उनको चाहिए बुद्धिज्म को एक प्रोटेक्ट भी करे और बढ़ावा भी दे। लास्ट पे द गवर्नमेंट स्टार्ट सपोर्टिंग बुद्धिस्ट बाय इग्नोरिंग अदर माइनॉरिटीज। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन के बाद क्या हुआ कि सरकार ने बुद्धिस्ट को अनड्यू सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाकी कम्युनिटीज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वहाँ पे थी। अब इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है पढ़ना तो था।
द इम्पैक्ट ऑन द तमिल पॉपुलेशन, क्या फ़र्क पड़ा इसका तमिल लोगों के ऊपर, क्या दबाव पड़ा, उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, उन्होंने इसका रिजल्ट क्या निकाला, उन्होंने कैसे इसको टैकल किया। द गवर्नमेंट फेवरिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन तमिल्स। जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगा कि सरकार ज़्यादा कुछ फैसला ले रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जॉब्स मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बोला कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करो, इसी बुद्धिस्ट मज़हब को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो इनको अपने अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई, एलिनेशन का हमारा तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं रहेगा। नंबर 2, देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर देयर कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी को ऐसा लगा, जो मोस्टली तमिल स्पीकिंग थे, उनको लगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं रही इस मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर। तीसरे नंबर पे, द गवर्नमेंट डू नॉट केयर अबाउट रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन। इनको ऐसा भी लगा वहां पे कि सर लगा नहीं, हकीकत में यही हो रहा था कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इन तमिल्स की लैंग्वेज, कल्चर, पॉपुलेशन, इनके रिलीजन के बारे में कोई भी फिक्र नहीं थी और ना कोई परवाह थी। दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देयर बेसिक राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी और सरकार ने भी इन माइनॉरिटी तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के बेसिक राइट्स को डिनाई कर दिया डेलिबरेटली। दैट इक्वल राइट्स इन जॉब्स एंड एडमिशंस आर डिनाइड बाय द मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी। जो पहले इनका इक्वल राइट्स था जॉब्स के अंदर, एडमिशंस के अंदर, गवर्नमेंट ने उसको भी डिनाई कर दिया और वहाँ पे सपोर्ट कर दिया खाली बुद्धिस्ट कम्युनिटी को। दैट इट वाज अनजस्ट टू प्रोवाइड जॉब्स टू मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी ओनली। और उनको ये लगा कि ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है कि खाली जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो नौकरी करें, वो पढ़ाई करें और हम लोग बेकार रहें। तो इसलिए उनमें काफ़ी हलचल सी मच गई। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ? द रिएक्शन ऑफ तमिल पॉपुलेशन अगेंस्ट कम्युनल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। इनिशियल स्टेजेस पे क्या क्या किया इन लोगों ने कि पहले तमिल स्पीकिंग लोग जो थे, पीपल जितने भी थे, वो तमिल्स की पॉपुलेशन, उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम की। तमिल फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1 पहले प्रेफरेंस भी ये किया। और उसके बाद क्या किया? इस पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद अपने लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने। दे लॉन्च्ड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन्होंने सरकार के खिलाफ एजिटेशन स्टार्ट कर दिए, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, स्ट्राइक्स कर दी अपनी डिमांड्स को लेके। डिमांडेड मेकिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले इन्होंने ये डिमांड रखी कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, इसको भी उतनी सम्मानिता दी जाए जितनी सिन्हाला लैंग्वेज को दी गई है। डिमांडेड इक्वल ट्रीटमेंट इन जॉब्स एंड एडमिशंस। और साथ में बोला भाई हमारे लिए भी उतना ही ट्रीटमेंट हो जितना बुद्धिस्ट के लिए हो। हमें एक इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। जॉब्स के अंदर भी और एडमिशंस के अंदर भी हमें बराबरी होनी चाहिए जितने भी सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट है उनके साथ में। लेकिन सरकार ने क्या किया? इस सरकार का रिएक्शन इस आंदोलन के खिलाफ क्या रहा? द गवर्नमेंट डिनाइड ऑल डिमांड्स ऑफ द तमिल पॉपुलेशन and continued with its previous policies of supporting majority Sinhala speaking Buddhist population. सरकार ने इनकी तमाम जितनी भी डिमांड्स थी, जितनी भी मांगे थी, उनको डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया और अपनी जो पुरानी पॉलिसीज थी सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की, बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने की, उसको लेके ही आगे बढ़ने की ठान ली और वो आगे बढ़ गई। जाहिर सी बात है, अगर इतनी कम्युनिटी को इन्होंने अवॉइड कर दिया तो उन लोगों ने कुछ आंटवर्ड तो करना ही था। आगे क्या हुआ? जब गवर्नमेंट ने नहीं माना तो उसका नतीजा क्या हुआ? द रिपरकशन, द डिमांड्स ऑफ सेपरेट नेशन बाय तमिल्स। जब सरकार अपनी जिद पे अड़ा रहा, इनकी छोटी सी डिमांड्स को नहीं माना, तो उसके बाद ये तमिल इकट्ठे होके बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, प्रोटेस्ट्स, और डिमांड क्या की कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए तमिल्स को। उसके बाद द सेपरेट नेशन डिमांड ट्रिगर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। जब इन्होंने सेपरेट नेशन की डिमांड की तमिल्स ने, तो वो डिमांड जो थी इनकी, वो डिमांड जो थी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन गया और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। इस लड़ाई झगड़े के चलते चलते क्या हो गया कि सिविल वार्स बिगिन इन श्रीलंका।
श्रीलंका के अंदर आम लोगों के बीच में झड़पें, खूनरेजी, वायलेंस, सिविल वार छिड़ गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से श्रीलंका से माइग्रेट होके चले गए बाकी जगहों पे। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें आगे क्या मिला। इसको हम थोड़ा याद करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बेल्जियम में पढ़ा था, बेल्जियम की केस स्टडी। बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वहाँ पे भी सरकार के पास प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, लेकिन सरकार ने उनको टैकल किया कैसे, ये चीज़ देखने की वहाँ पे थी कि वहाँ पे भी लोगों के बीच में टेंशन खड़ी हो गई थी, लेकिन सरकार ने उसको टैकल किया। कि जैसे आप थोड़ा रिमाइंड करेंगे, हम इसको माइंड के अंदर बेल्जियम को हमने पढ़ा था कि बेल्जियम भी हमारे पास ऑलमोस्ट दो हिस्सों में हमने उसको अलग कर दिया था, फ्लैमिश रीजन, वैलोनिया रीजन। फ्लैमिश में 59% लोग वो थे जो डच स्पीकर्स थे, वैलोनिया में 40% लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे, मगर वहाँ भी मेजॉरिटी जो थी डच स्पीकिंग पीपल्स की थी। लेकिन जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 80% थी और बाकी लोग 20% थे, और कुल जब उस बेल्जियम में 1% लोग जर्मन स्पीकर्स थे। लेकिन वहाँ भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स इसी बात को लेके हुए थे कि जो मेजॉरिटी डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो ये कह रहे थे कि भाई जो फ्रेंच पॉपुलेशन है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनके पास मेजॉरिटी कम है, हमसे कम की तादाद में है वहाँ पे, लेकिन उनके पास जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उनके पास रिलेटिवली जिसमें डच स्पीकिंग पॉपुलेशन के मुकाबले में वो थोड़ा अमीर भी थे, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी। लेकिन डच स्पीकर्स ने बोला नहीं, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा, उन्होंने भी आपस में कोशिश की लड़ाई झगड़ा करने की, लेकिन सरकार को जल्दी समझ आई, जिसलिए सरकार को वहाँ पे 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, ये प्रस्ताव लाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे ब्रुसेल्स को लेके हो कैपिटल सिटी में या बाकी पूरे स्टेट्स के अंदर, पूरी नेशन के अंदर, के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम 50-50 करेंगे भाई गवर्नमेंट के लिए। जो भी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स आएंगे, सरकार के अंदर मिनिस्टर्स आएंगे, चाहे कम्युनिटी बड़ी हो या छोटी हो, कि दोनों के बराबर मेंबर अधिकारी हमारी सरकार में रहेंगे। और वही तरीका वो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अपनाएंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स में भी चाहे पॉपुलेशन चाहे उनकी फ्रेंच स्पीकर्स की ज़्यादा हो या डच स्पीकर्स की ज़्यादा हो, और वहाँ पे भी मेंबर्स लेजिस्लेचर के अंदर इक्वल दोनों कम्युनिटीज़ के होंगे। और उसके अलावा उन्हें एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के एक लोकल गवर्नमेंट भी बनाई, जिनको लोकल लेवल के सारे इश्यूज़ थे, चाहे कल्चरल हों, एजुकेशनल हों, रिलीजियस हों, रीजनल इश्यूज़ हों, वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके मुकाबले में श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अवॉइड कर दिया इस पावर शेयरिंग को। बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, लेकिन श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि पावर को प्रॉपरली शेयर किया जाए, अपने ऑर्गन्स के अंदर जिस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि एक कंट्री यूनाइटेड रहे और प्रोग्रेसिव रहे आगे। लेकिन श्रीलंका ने उन चीज़ों को अवॉइड करके माइनॉरिटी कम्युनिटी की डिमांड्स को डिनाई किया। बेल्जियम ने माइनॉरिटी कम्युनिटी हो या मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, हर एक बंदे की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट की, उनके इंटरेस्ट की रेस्पेक्ट की, और पावर को प्रॉपरली शेयर किया, हर इंडिविजुअल तक पहुंचाने की कोशिश की, लोकल लेवल की गवर्नमेंट बना के भी। लेकिन श्रीलंका ने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, उन्हें मेजॉरिटेरियनिज्म के ही ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया कि हम ही लोग हैं, हमारे आगे बोलबाला हो, बाकी किसी खाते में नहीं। तो इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी परेशानी हो गई, सिविल वार हो गया, एजिटेशन हो गया, अनरेस्ट हो गया, डिवास्टेशन, बहुत सारा नुकसान हो गया, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरीके से श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ा। और फाइनली ये 2 वार जो था, सिविल वार एंड हो गया 2009 में, आफ्टर काजिंग ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब इतना स्टडी करने के बाद, जैसे हमने बेल्जियम को भी स्टडी किया था, हमने लास्ट में वहाँ पे देखा था कि हमने लर्न क्या किया इस बेल्जियम की केस स्टडी को पढ़ के। वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनता है ये पावर शेयरिंग का, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, उसकी पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और वहाँ पे हमने ये सीखा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स बेल्जियम के अंदर किस कम्युनिटी के बीच में हुए थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से उनको हैंडल करके, पावर को शेयर करके लोगों को सुविधा दे दी, लोगों के इंटरेस्ट की रेस्पेक्ट की, लोगों के फीलिंग्स की रेस्पेक्ट की, चाहे वो 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल ही क्यों नहीं थे बेल्जियम में, उनकी भी रेस्पेक्ट की, और उनको भी लोकल गवर्नमेंट में बराबर का अधिकार मिला।
वहाँ पे हमने ये सीखा था, ये हमें सीखने को मिला कि पावर हम बांटने से हमारी देश की यूनिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन श्रीलंका में हमने क्या सीखने को मिला कि we learn that if a majority community wants to dominate over others and refuse to share powers, it can undermine the unity of the country। कि अगर कोई श्रीलंका में जो किया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, अगर उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को ही बढ़ावा दे दिया, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की, बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की रेस्पेक्ट को और फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं दी, इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट नहीं दी, उनकी डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया, पावर को शेयर करने से इनकार कर दिया, इक्वल राइट्स नहीं दिए, मतलब अनजस्ट राइट्स वहाँ पर रहे खाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, अनड्यू सपोर्ट अन रिलीजियस ग्राउंड खाली बुद्धिज्म को। तो रिजल्ट ये हुआ कि कंट्री बिखर गई, टूट गई, नुकसान उठाना पड़ा पूरा श्रीलंका को। तो आज का ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है, क्लोज होता है। ये दोनों मोस्टली जो ये दो मेजर सेक्शंस थे, बेल्जियम और श्रीलंकन की पावर शेयरिंग, ये दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो गए। अब अगला चैप्टर लेके मैं आपके सामने एक लेसन और लेके आता हूँ, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी, और उसी में हम रिवाइज करेंगे बेल्जियम को भी और इस श्रीलंका को भी। आज के लिए काफ़ी इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी अगर आपको नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत है या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हमारे पास अच्छा रिनॉन्ड स्टाफ अवेलेबल है। ये फेसबुक ग्रुप होम क्लासेस का, या एक ब्लॉग स्पॉट है इनसाइट होम क्लास blogspot.com इनसाइटफुल ब्रेन्स, ये आप URL पे विजिट करके वहाँ से सारा मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर द टुडे, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।